तो आज का टॉपिक हमारा आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। वेबर इसके जन्मदाता है समाजशास्त्र में। और क्यों दिया, उद्देश्य क्या है इसके पीछे, तो वो आप समझ लीजिए। उद्देश्य है समाजशास्त्र के लिए एक मैथडोलॉजी यानी पद्धति शास्त्र को तैयार करना। ये उनका उद्देश्य है। उनका क्या, समाजशास्त्र के सभी पायोनियर थिंकर्स का ये पर्पज रहा है और उनकी जिम्मेदारी भी महसूस की उन लोगों ने कि क्या करना है। समाजशास्त्र को अगर विज्ञान बनाना है तो हमें इसका पद्धति शास्त्र डेवलप करना ही पड़ेगा। और जैसा हमने कहा कि पद्धति शास्त्र का अर्थ क्या है, अध्ययन करने का तरीका। किसी चीज को अध्ययन, समाजशास्त्र में समाजशास्त्र अध्ययन कैसे करेगा, ये उसका पद्धति शास्त्र होगा। ठीक है। ठीक वैसे ऐसे आपका हमारा किसी और का पढ़ने का तरीका होता है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही किसी चीज को अध्ययन करने का तरीका भी सबका अपना अपना हो सकता है। होना साइंटिफिक चाहिए, बस ये मेन चीज है, बाकी क्या है वो अपना नाम दे सकता है। तो पद्धति शास्त्र देना है उन्हें, इसलिए वो एक पद्धति शास्त्र विकसित करते हैं, इसका नाम है आदर्शवाद। ठीक है। कुछ लोगों ने उनके पद्धति शास्त्र को वर्षते हन भी कहा है। क्या कहा है? वर्षते हन। वर्षते हन। उनका पद्धति शास्त्र है वर्षते हन, जिस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या समझने के लिए आदर्श प्रारूप है। ठीक है। आदर्श प्रारूप ही क्यों दिया, ये समझना और भी जरूरी है। और उसका आधार होगा वर्षते हन। उन्होंने कहा था कि विज्ञान होने की शर्त क्या है, देखना या जैसी प्रकृति है वैसा उसका प्रयोग करना। ठीक, ये चर्चा हमने पहले भी की, फिर देख लीजिए। आदर्श प्रारूप वो मानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के लिए कैसे है, आदर्श है। यानी सामाजिक विज्ञानों का पद्धति शास्त्र आदर्श प्रारूप भी हो सकता है या वर्षतेन हो सकता है। इसका मतलब उनके पास एक ऑप्शन और भी होगा, कोई और भी हो सकता है। और वो चीज क्या थी, उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके पहले के विचारकों के पास थी। और वो क्या था? अवलोकन, जिसको कांट ने क्या कहा था? प्रत्यक्षवाद कहा। ठीक है, ये कांट का प्रत्यक्षवाद, आप जानते हैं इसका क्या होता है प्रत्यक्षवाद। तो यही प्रत्यक्षवाद को तैयार, कांट या सभी आरंभिक विचारक मार्क्स से पहले तक के क्या है, प्रत्यक्षवादी है। जबकि शब्द प्रत्यक्षवाद इसका है अगर कांट का ही दिया हुआ है समाजशास्त्र में, कम से कम, जिसका अर्थ सीधा सीधा है कि वही चीज स्वीकार की जाएगी जो अवलोकन से यानी प्रत्यक्षता देखी जा सकती है। यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है वो स्वीकार्य भी नहीं होगा, जो दिखाई दे रहा है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब हम ये सुनते हैं किसी के मुंह से तो हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से प्राकृतिक विज्ञानों का समर्थक है, प्राकृतिक विज्ञानों को ही विज्ञान मानता है। और उसका कारण भी साफ साफ है कि आरंभिक सभी विचारक या तो फिजिसिस्ट रहे हैं यानी भौतिक विज्ञानी रहे, या फिर वो गणित का आदमी रहा है। बात समझ में आ गई? तो गणित के आदमी को, साइंस के आदमी को क्या लगता है विज्ञान क्या है? जो दिखाई दे जाए। जो उन्हें दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, नकार देते। जैसे ईश्वर उनके लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो दो चीज समझनी है, काम से पहले, वेबर से पहले का चिंतन
कौन पर दुर्खीन खासकर, है ना, दोनों ही एक अवलोकन पर बल देता है और एक उसी का दूसरा नाम देता है प्रत्यक्षवाद। उनका पद्धति शास्त्र है। किस किस का हो गया ये? कांट और दुर्खीम का। क्योंकि इनको समाजशास्त्र में प्योर सोशलिस्ट माना जाता है, इसके अंदर भी ये भी प्रत्यक्षवादी है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? समाजशास्त्र के सभी आरंभिक चिंतक वेबर से पहले इवन कार्ल मार्क्स भी सब प्राकृतिक विज्ञानों के तरीकों से प्रभावित हैं और मानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों के तरीके से समाज का अध्ययन भी किया जा सकता है। क्लियर है? तो सभी प्रत्यक्षवादी या सभी अवलोकनवादियों की अंतिम सोच और राय क्या होगी? जो दिखाई देगा वो माना जाएगा, ये सही है। अर्थात हम इस पर निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं? सभी प्रत्यक्षवादी या अवलोकनकर्ता जो रहे हैं उनका ये मानना है कि प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन संभव है। इसका मतलब ये जो तरीका है वो किसका है? प्राकृतिक विज्ञानों का तरीका। प्राकृतिक विज्ञान क्या होते हैं? अब आप ये मत कहना कि नहीं पता। पता है कि नहीं? नहीं पता है। कहां से कहां पहुंच गए? प्राकृतिक विज्ञान वे विज्ञान होते हैं जो प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों का, या प्रकृति में जो नियम है, प्रकृति के नियम और प्रकृति में नियम जिन्हें मनुष्य बदल नहीं सकता। ठीक है, जब तक स्थितियां ना बदलें। अगर पानी 100 डिग्री पे बदलना है तो क्या होगा? H2O पानी किस पे बदलेगा? 100 डिग्री पर ही बदलेगा, अगर आप प्रेशर और सबका फर्क नहीं करेंगे तो। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत जरूरी चीज। क्लियर है? अब एक ऐसा आदमी आया आदर्श प्रारूप लेकर, उसने कहा कि इनके लिए विज्ञान होने की शर्त ये है, और आप अपने स्कूल कॉलेज में भी मानते होंगे कि हम कौन साइड के हैं? साइंस साइड के हैं। हम कौन से साइड के हैं? बोले आर्ट साइड के हैं। बोलते हैं कि नहीं? और कुछ लोगों को प्राउड भी रहता है कि हमने साइंस पढ़ा है तो हम आर्ट वालों से क्या है, ज्यादा होशियार, ज्यादा समझदार, ज्यादा मेहनत की हम लोग। होता है सर, एक कंपटीशन रहता है कि साइंस वाले हमेशा अपने आप को एडवांस। ठीक है, तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यही सब क्या है? विज्ञान। 10th के बाद अगर आप ये सब दे रहे हैं कॉलेज में या स्कूल में, तो क्या बोलेंगे? कौन सी साइड दे रहे हैं? साइंस साइड बोलते हैं। तो इसका मतलब विज्ञान की परिभाषा आपके लिए क्या हुई? साइंस, प्राकृतिक विषय। ये लोग भी यही मानते हैं। ठीक है, और उसका उदाहरण है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, लेकिन एक आदमी आया जिसने कहा कि विज्ञान होने की शर्त ये नहीं है, यही नहीं है। इसका विरोध नहीं करता, वो कहता ये नहीं, कम से कम यही नहीं। बोला क्या है विज्ञान होने की शर्त? बोला जब तक कार्य कारण संबंध, रैशनैलिटी नहीं आ जाएगी, लॉजिक नहीं आ जाएगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि वो विज्ञान। यानी केवल देखने की शर्त को विज्ञान ये आदमी नहीं मानेगा, उसके अलावा भी चीजों को स्वीकार करने की बात करें। क्लियर है? तो कहता है कि अगर विज्ञान की परिभाषा मेरे अनुसार कार्य कारण संबंध अगर हैं, तो इसका मतलब मुझसे पहले के विचारक क्या कर रहे हैं? ब्लंडर कर रहे हैं। ब्लंडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाजशास्त्र में क्या पढ़ना है? सामाजिक संबंध। तरीका कौन सा ले रहे हैं आप? प्राकृतिक विज्ञानों का। क्या सही होगा? क्या कार्य कारण संबंध मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ब्लंडर हुआ ना। अब तक जो हुआ है वो सब क्या है? ब्लंडर है, बेकार का है। यानी मार्क्स वेबर ये कहना चाहता है कि सब बेकार। इन्होंने समाज के बारे में, इनकी समझने का तरीका ही अलग है। जब तरीका अलग है तो फिर कैसे सही चीजों को समझ लेंगे सही तरीके से? आइए समझ में। इसलिए ब्लंडर कहता है इन सब। प्रत्यक्षवाद ब्लंडर है, अवलोकनवाद इसलिए ब्लंडर है। कुल मिलाकर यही शर्त है कि प्राकृतिक विज्ञानों और उनकी पद्धतियों के आधार पर समाज और समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता।
ठीक, यानी जैसा परिणाम होना है कारण भी वैसा ही होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो विज्ञान की परिभाषा से दायरे से बाहर हो गया। तो समाज का अध्ययन अगर परिणाम है तो तरीका भी उसी के अनुसार होना चाहिए। बोला क्या तरीका है? बोला देखने से काम, या तो देखने से काम चल जा रहा है ना अवलोकन करने से। कह रहा है कि सामाजिक संबंधों को क्या देखने से आप समझ लेंगे? केवल देखने से। मैं लॉजिक लगाऊं ना कि क्या केवल अवलोकन करके आप किसी के बारे में, सामाजिक संबंध के बारे में बता सकते हो? नहीं बता सकते। दो कारणों से नहीं बता सकते। एक, समाज और व्यक्ति को देखते हैं लेकिन सामाजिक संबंध क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। संबंध दिखाई देते हैं कभी? व्यक्ति दिखाई देते, संबंध नहीं दिखाई देता। और लोग अपने संबंधों की अभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से करते हैं, करेंगे ना? तो जरूरी क्या है, समझ या देखना? समझ जरूरी। तो क्या होगा, वर्ष का मतलब क्या होता है? समझ या बोध, अंडरस्टैंडिंग। कार्यकांड संबंध सेट हो रहा है ना? जैसा परिणाम चाहिए कारण भी वैसा लाइए। तो अगर यह परिणाम सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, अगर है यह परिणाम, अगर सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना अगर है, तो विज्ञान कहता है कि तरीका भी वैसा ही हो। और संबंध चूंकि देखे नहीं जा सकते इसलिए समझे जा सकते हैं। क्या करें? समझ का प्रयोग करें, वर्तन का। इससे सिद्ध होता है कि वर्तन क्या है, उसका पद्धति शास्त्र। ठीक है, अब बात करते हैं वादस्थ। इतना समझाने के बाद तो आज वर्तन फिर समझ लिया आप लोगों ने, आपका रिविजन हो गया। आगे बात समझ में आता। अब कहता है कि वर्तन लेके चले दिमाग में, समझ समझना है। ठीक है, तो समझ से क्या बनते हैं? दो या दो से अधिक लोगों के बीच संबंध बनते हैं कि नहीं? समझ से तो बन रहा। और यानी संबंधों के लिए क्या जरूरी है? समझ, दो व्यक्तियों के बीच कम से कम। और उसी समझ को अगर समझना है तो समाजशास्त्री के पास भी क्या होनी चाहिए? उन संबंधों की या प्रतीकों की समझ होनी चाहिए, तभी तो समझ पाएगा। तो बेसिकली समाजशास्त्री भी क्या कर रहा है? इन संबंधों को समझने की, संबंध मतलब प्रतीकों को समझने की कोशिश कर रहा है। प्रतीक प्रतीक समझ के व्याख्या ही तो करेगा। तो समाजशास्त्री का काम क्या होगा? सामाजिक संबंधों को समझकर उसकी व्याख्या करना। ऐसा समाजशास्त्र का नाम क्या पड़ जाएगा? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। तक समझ में आएगा। अब एक समाजशास्त्री एक चीज की समझ बनाकर निकला है घर से संबंधों के अध्ययन करने। और जब फील्ड में गया तो देखा कि बहुत सारे लोग हैं, या तो बहुत सारे मिलेंगे, लाखों करोड़ों भी हैं। तो क्या सबका अध्ययन करें? नहीं कर सकते। अगर सबका अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? जब तक सबका अध्ययन करेंगे तब तक सत्य 10 साल 5 साल बदल जाएगा, तो फिर से नई चीज। यानी व्यवहारिक नहीं है कि सबका व्यक्तिगत रूप से समझ को बढ़ाया जाए। तो कहता है कि क्या विकसित कर लीजिए? आदर्श प्रारूप विकसित कर लीजिए। ठीक है, तो आदर्श प्रारूप जब विकसित हो जाएंगे तो फिर किसी भी बड़े सामाजिक क्षेत्र का संबंध का अध्ययन करना संभव हो जाएगा। हमारी बात समझ में यहाँ तक क्लियर है सारी कहानी? ठीक है, कहानी ऐसे इसको रखें या हटा दें? रखने के आपका ऑप्शन है कि प्लस कर देंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगा। नहीं रखना है तो फिर हटा दें। नहीं, देखो तो वीडियो में भी है आपके पास, है ना? वीडियो में भी है। ठीक है, फिर यहाँ तक चलिए। अब हम बात करते हैं आगे के लिए। आदर्श प्रारूप क्यों दिया समझ में आगे? आदर्श प्रारूप इसलिए दिया क्योंकि
समाज का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। तो अगर सबकी स्टडी, सबकी समझ समझने गए तो समय लगेगा, सत्य बदल जाएगा। तो अच्छी बात क्या है कि कम से कम समय में सबका अध्ययन कर लिया जाए, और इसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि आप आदर्श प्रारूप विकसित करें। ठीक है, तो क्या होते हैं, हम एक परिभाषा से इस लाइन को या इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको आदर्श प्रारूप की भूमिका पता लग गई होगी कि आदर्श प्रारूप आखिर जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए, कहता है ना तो ये औसत प्रारूप है, ना तो ये औसत प्रारूप है, ना तो ये औसत प्रारूप है, और ना ही ये आदर्शात्मक यानी नॉर्मेटिव है, ना ही ये आदर्शात्मक है। तो क्या है, बल्कि वास्तविकता के कुछ तत्वों, वास्तविकता के कुछ तत्वों के विचार पूर्वक चुनाव चुनाव तथा सम्मेलन द्वारा, सम्मेलन मतलब इकट्ठा करके, सम्मेलन द्वारा एकत्र करके द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मापदंड हैं। दूसरी परिभाषा में लिखे, आदर्श प्रारूप से तात्पर्य, आदर्श प्रारूप से तात्पर्य कुछ वास्तविक तत्व या तथ्यों के आधार पर, कुछ वास्तविक तत्व या तथ्यों के आधार पर, ऐसा करना, वास्तविक तत्व, वास्तविक तर्क संगत, तर्क संगत तत्वों के आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण है, यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण है, यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण है। ये तो हुई परिभाषा। आगे बात समझ में नहीं, समझ में आई? देखिए परिभाषा में क्या कहते हैं, कुछ वास्तविक लेकिन कैसे, तर्क संगत, क्या है, तथ्य का, क्या है ये, परिभाषा में क्या लिखा है, क्या है ये, यथार्थ बताते हैं। समाजशास्त्र में सबकी रुचि किस चीज को जानने में है, यथार्थ, सत्य, वास्तविकता। तो वेबर आदर्श प्रारूप के माध्यम से सामाजिक यथार्थ, सामाजिक संबंधों का यथार्थ जानना चाहिए, अर्थात सामाजिक क्रिया का यथार्थ जानना चाहिए। कोई भी सामाजिक संबंध कब बनता है, वेबर ने कल बोला, जब से क्रिया होगी। ठीक, तो सामाजिक यथार्थ जानना है, कैसे जाने, तथ्यों के आधार पर जाने। तथ्य की परिभाषा दी थी हमने, क्या होते हैं तत्व या तथ्य, क्या परिभाषा दी तथ्यों की, जो ज्ञान सिद्ध हो उसे तथ्य कहते हैं। ज्ञान और तथ्य में केवल एक ही चीज का फर्क, ये हो सकता है जो ज्ञान आपको हो वो वास्तविक ना हो, तर्क संगत ना हो, सिद्ध ना हो, और अगर आप उसे तर्क संगत रूप से सिद्ध कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो तथ्य बन जाएगा। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, पता है कि नहीं,
पश्चिम में अस्त होता है। ये तथ्य है। हमें यह भी पता है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कि नहीं? तो आप पृथ्वी अगर सूर्य का चक्कर लगाती है तो दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। तो सूर्य हमें कहां से दिखाई देगा आते हुए? पूर्व से। सिद्ध हो गया। एक ही तथ्य बोलते और हम इसे तर्क से सिद्ध नहीं कर पाते तो ये ज्ञान रहता, तथ्य नहीं। आ रही बात समझ में? है ना? तो सूर्य उगता नहीं है, गलत यूज करते हैं। ज्योग्राफी भाषा में क्या होगा? पृथ्वी उसके सामने आती है तो वो पूरब से आते हुए दिखता है। तो ना सूर्य उगता है ना सूर्य क्या होता है? अस्त होता है। पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने आ जाएगा तो वो सुबह हो गई, जाता जाएगा तो शाम और रात हो गई। ये पूरी कहानी सिद्ध है। कई सारे और लॉजिक से आप सिद्ध कर देंगे इसे। पृथ्वी गोल है कैसे पता लगता है? क्या किसी ने फीता डाल के नापा होगा? तो कैसे पता लगा? हाँ? घूमा होगा पूरी पृथ्वी। तो कैसे पता लगा पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी गोल है? के कैसे? कोई तो लॉजिक रहा होगा। आज सैटेलाइट से आप देख लेंगे उसे, लेकिन जब पहली बार हमारे आर्यभट्ट ने तब 6-7 एडी में कह दिया था कि पृथ्वी गोल है, तो कैसे पता लगा कि पृथ्वी गोल है? क्या घूमे होंगे पूरी पृथ्वी पर? हो नहीं घूमे होंगे, जाहिर सी बात। आज घूमने हालत खराब हो जाती, तब तो घूमना तो इम्पॉसिबल है उनके लिए। नहीं। चलो, इस बात को सिद्ध कर देंगे आप कई तरीके से, अगर आपका अप्रोच साइंटिफिक है तो। है ना? अगर हमारी अप्रोच साइंटिफिक है तो हम समझ लेंगे कि पृथ्वी का एक हिस्सा बार बार किसी चीज के सामने आ रहा है। पहला लॉजिक लगेगा। ये तभी संभव है जब कोई चीज गोल हो और पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आ रहा है, सिद्ध होगा कि गोल है। क्लियर है? ठीक। प्लस जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हम कहाँ हो जाते हैं? अपने दाईं ओर घूम जाते हैं। ये गोल चीज पे लागू होगा। मैंने कहा ना, ये सब फिजिक्स अच्छे से समझ में आई होगी तो आप समझ सकते हैं। अब ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आई तो कोई साइंटिस्ट पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के नहीं आया, बल्कि उन्होंने इन चीजों से ही अनुमान लगाया कि पृथ्वी कैसी है, बोले। बाद में पता लगा कि चपटी भी है। शुरुआत में क्या मानते रहे? बोले चपटी कैसे पता लगी? हर चीज का लॉजिक हो। आइए सुनिए, इसे कहते हैं सिद्ध ज्ञान। तो सिद्ध कर दिया विभिन्न उदाहरणों से। ये हो गया तथ्य। अब मत भूलना, किसे 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 कहते हैं तथ्य? जो ज्ञान शुद्ध हो जाए, सिद्ध ज्ञान को ही तथ्य कहा जाता है। ठीक। तो सामाजिक यथार्थ जानने के लिए निकला है और सिद्ध ज्ञान करेगा, यानी जो जो प्राप्त कर रहा है उसको सिद्ध कर देगा, कार्य कारण संबंध लगा देगा, वो सिद्ध कर देगा। तर्क संगत, मैंने कहा तथ्य कैसे होते हैं? तर्क संगत। लेकिन ये फेक नहीं। कैसे हैं? वास्तविक। ठीक है। अब इस परिभाषा को इस पर लागू करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? अगर आपको घर में चावल बनाने सभी लोग, तो एक साथ में कितने कितने चावल बनाते हो? 2 लाख, 2 करोड़, कितने चावल डालते हो उसमें? मिनिमम चावल संख्या कितनी होती होगी? तो अनुमान से बताइए। मिनिमम एक आदमी बनाता है तो 1 कटोरी बना लेता है। अगर रोटी के साथ खाना है तो कितने आते हैं कटोरी में चावल? ठीक है। तो 10,000 बना लेते। अब पक गए कि नहीं पक गए कैसे पता लगा? 10,000 को चेक करते हो क्या? एक को, दो को, तीन। तो ऐसे ही अगर आप समाज का अध्ययन करने गए और आपने देखा कि सब एक जैसे ही तो है, 10,000 को आपने क्या मान लिया? एक जैसे। सबकी प्रकृति एक जैसी।
ठीक है। तो सबकी प्रकृति अगर एक जैसी है तो पकने में कितना टाइम लेंगे? लगभग उतना ही। ये तो होगा। कौन सा पहले पकता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला पहले पकता है, ऊपर वाला पहले पकता है। संवहन याद है? साइंस में संवहन कन्विक्शन क्या होता है? जब पानी गर्म करते तो पहले कौन सा पानी गर्म होता है? क्यों? आप लोग सब साइंस वाले ही तो हो। कन्विक्शन ही तो काम करता है उसमें। नीचे पानी अगर गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का को तो कहाँ भागेगा? ऊपर भागेगा। तो ऊपर वाले को कहाँ भेज देगा? धक्के से नीचे। कन्विक्शन होगा। नहीं होता ऐसा। ठीक है। तो सबकी प्रकृति एक जैसी है तो पकने में समय जनरली एक जैसा लगता है। हम भले ही उसको अंतर करें लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ सब कैसे हैं, एक जैसे, प्रकृति एक जैसी हुई तो पकने में समय एक जैसा लगेगा। तो 10,000 में से अगर हम 50 को उठा के देख लें, अगर वो सब पक गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, तो हम क्या मान लेंगे? सारे चावल पक गए। ये हुआ। यही आदर्श प्रारूप। तो आदर्श प्रारूप वे प्रतिनिधि हैं। आदर्श का मतलब यहाँ वो आदर्श नहीं कि मेरे पिता मेरे आइडियल है, वो वाला आइडियल नहीं। इसलिए क्या लिखा पहले लाइन में? ये आदर्शात्मक नहीं होते, लिखा है जस्ट पहले लाइन में क्या लिखा है? ये नॉर्मेटिव नहीं है। गांधी मेरे आइडियल है, मेरे टीचर मेरे आइडियल है, मेरे माता पिता आइडियल है, मैं अपना ही आइडियल। तो ये वाला नैतिक वाला आइडियल या रोल मॉडल वाला आइडियल नहीं है। ठीक है। ये आइडियल का मतलब है सीधी एक लाइन है, समग्र। 10,000 चावल क्या है? समग्र कह सकते हैं 10,000 चावलों को। तो 10,000 चावल एक अगर समग्र हैं तो ये 50 क्या है उसके? प्रतिनिधि हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बात समझ में आ गई? तो आदर्श प्रारूप क्या हुआ? तो आदर्श प्रारूप में अभी शब्द क्या समझ में आया? आदर्श समझ में आ गया कि आदर्श का मतलब समग्र के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आदर्श होते हैं। अब प्रारूप में आपका दिमाग चल रहा है। प्रारूप का मतलब यहाँ मॉडल से है। क्या ये? मॉडल। और मॉडल भी क्या करता है? किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप मकान देखने जा रहे हैं, आप डेमो देखने आए थे कि नहीं क्लास पर? शुरुआती दौर डेमोन्स्ट्रेशन देखा था। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या देखा? 2 दिन 3 दिन, 2 घंटे 3 घंटे, कि ये सब बताया जा रहा है, ऐसे बताया जाएगा तो आगे भी क्या चलता रहेगा? ऐसा ही चलता रहेगा। तो प्रारूप का मतलब यहाँ मॉडल से है। तो क्या लिखा आपने परिभाषा में? ऐसे वास्तविकता के कुछ तत्वों को विचार पूर्वक क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो इन 100 में से जानबूझकर आप क्या करते हैं? 50 को वास्तविकता से चुन लेते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। उनसे जो निष्कर्ष निकलता है वही आप कर सकते हैं। तो 50 का जो सत्य निकला, प्रतिनिधि को जानकर जो आपने तथ्य पता लगाए, उसको आप किस पर लागू कर देंगे? समग्र पे लागू कर देंगे। तो इसके निष्कर्ष भी समग्र के निष्कर्ष हो जाएंगे। अगर समझ में चलिए देखिए, रिपोर्ट करिए। आगे बात समझ में? अभी नहीं। अब एक काम कैसे करता है ये देखिए, तब आपको बेहतर समझ में। उसके लिए 2-3 उदाहरण आपको कहां से देखने पड़ेंगे? जो टीवी चैनल में ads आते हैं, उनको आप देखिए। जो विज्ञापन चलते हैं, उन विज्ञापनों से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। कैसे? देखिए, अगर आप लोग विज्ञापन देखें तो आपको बहुत आसानी से। मैट्रिमोनियल साइट का एग्जाम्पल आप देखा है साइड आपने?
एक पिता होता है जिसके दो ऐड आते हैं, पिता और बेटी के। बेटी बेटी से उठती है, समुद्र की तरफ चाय पीकर देख रही होती है, तो उसके पिताजी एक लड़के के पीछे सहरा लेकर भाग रहे होते हैं। वही ऐड दूसरी बार आता है तो लड़की उतर रही होती है, लड़की नीचे से स्टेयर उस पे एस्केलेटर पे चढ़ रही होती है, ऊपर से एक लड़का उसके पिताजी पिताजी खड़े होते हैं और ऊपर से क्या दिखा रहे होते हैं, सब ठीक है। लड़की थक जाती है, कहती, क्या करते रहते हो आप लोग, हमारा काम यहीं तक, ऐड क्या मैसेज दे रहा है हमारा काम नहीं, यहाँ तक हमने अपना आदर्श प्रारूप देख लिया। तो पूरा ऐड क्या दिखा रहा है कि जो सेहरा है जो सर पर बांधा जाता है वो है मॉडल आर्ट। तो वो सेहरा अगर किसी के सर में बन गया, ठीक है, तो यहाँ बन गया, और सेहरा क्या है, लड़की की पसंद है, सेहरा प्रतीक है इस चीज का, नहीं। भाई लड़का पसंद है, दो दो तरह से पूछ सकते हैं कि भाई ये लड़का है कैसा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, वो भी डायरेक्ट होगी। लेकिन उसमें फिर मॉडल काम नहीं करेगा। मॉडल काम काम करेगा कि आप लड़की की पसंद का क्या बनवाइए, सेहरा बनवाइए। यहाँ सेहरा प्रतीक है कि तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है ये, और फिर 10 लड़कों के सर पर रख दीजिए, जिसके फिट हो जाए वही क्या है आपका, समग्र में 10 में से क्या हो जाएगा, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। अब इसी बात को हम अपने जीवन में कैसे फॉलो करते हैं, हम हमेशा अपने मॉडल बनाते हैं इस तरीके के। इसी एग्जाम्पल को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के देखिएगा आप। हर लड़का और हर लड़की अपने एक जीवन साथी की कल्पना करके जरूर चलता है, संभावित जीवन साथी होती कल्पना। ये अलग बात है कि उसमें चेहरा नहीं होता कि कौन होगा, लेकिन कुछ आदर्श प्रतिमान हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसा लड़कियों के लिए, मतलब बॉयज को क्या चाहिए वो आप लोग शायद, हो सकता है मैं जो मानता हूँ वो आप ना मानते हैं। तो बॉयज को लड़कियां कैसी चाहिए कि भाई थोड़ी सी कलर फेयर हो, है ना, काइंड ऑफ चलता है इस तरह से, लंबाई मेरे बराबर हो, ठीक है, मेरे परिवार को जोड़ के रख सके, ठीक। आज के लड़के तो हो सकता है कि कुछ कमाई यानी अर्निंग हैंड भी हो, ठीक है। और थोड़े खुले दिमाग का लड़का है तो कहेगा भैया मेरी दोस्त भी हो जाए, पत्नी तो रहेगी लेकिन दोस्त हो, ठीक है। आप लड़कियों को देखिए, वैसे तो हजारों चॉइस है, हजार में 10 लाख हो सकती है, लेकिन जब पूछेंगे तो एक ही डायलॉग आएगा, बस वो मुझे समझे, चुनौती है समझ के दिखा दी। ये होता है उनका पेट डायलॉग होता है कि कैसा भी चलेगा लेकिन बस मुझे समझे। बदले में आप क्या करेंगे, बोला कोई गारंटी नहीं इस बात की। उससे पूछिए लड़की से कि बदले में आप, लड़का आपसे क्या उम्मीद करे, यार वो जरूरत नहीं, वो हम देख लेंगे सब, बस वो हमें समझ लेगा। ये तो 10 बार पूछा जाएगा तब जवाब समझे समझे समझे, और फिर जब खुलेंगे थोड़े से फिर क्वालिटी शुरू होगी, टॉल भी हो, स्मार्ट भी हो, फिर देखो लिस्ट बनती चली जाएगी। यहाँ सोचना पड़ रहा था कि क्या बोले, ठीक, हैंडसम भी हो, मस्कुलर भी हो, आपके साथ मसल्स पावर ठीक हो, बड़ी सी गाड़ी हो और खर्चा भी कर सकता हो, है? ठीक, मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल मेरे जैसे रिस्पेक्ट करे, वीकेंड में फिर घुमाने भी ले जाए, आप लिस्ट खत्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर होता है, हर किसी के दिमाग में अपने जीवन साथी को लेकर ये मॉडल है, लेकिन उस चेहरा फिक्स तो नहीं होता उसमें। तो चेहरा कैसे फिक्स करते हैं, उस मॉडल को दिमाग में रखते हैं, और फिर अच्छी आदत स्थिति क्या है कि उनसे डेट करते हैं। डेटिंग, डेटिंग में पहले क्या पूछते हैं, तुम्हारी पसंद और नापसंद, टैली करते जाते हैं। अच्छा ये टिक यस, ये टिक बोला यस, दिमाग में क्या बैठा है, पैरामीटर रखे हुए, बात करते जाएंगे। इसलिए आप सब चाहेंगे कि पहले क्या हो, अच्छे से 15 20 100 150 मुलाकातें कर ले। ये तो होता है जिसमें क्या होगा कि हम एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जान लेंगे। उसकी पसंद अगर हमारी पसंद से मैक्सिमम टैली कर रही होंगी तो हम क्या कर लेंगे, साथ रह लेंगे, नहीं कर रही होंगी तो डेटिंग खत्म कर सकते। इसी बात को तीसरे एग्जाम्पल से देखो,
जो कि हमारे धार्मिक रूप से बना दिया गया, तार्किक था लेकिन तो स्वरूप कैसा दिया गया, धर्म का स्वरूप दे दिया, और वो है 28 के 28 में, कितने 28 होते हैं, 36 होते हैं। मैं दांतों से समझ रहा हूँ, अगर मैडम ने पढ़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी। 36 गुण का मतलब क्या है, पैरामीटर्स बना रखे हैं आपने अपने सामने में रखे, बस एक काम पंडित जी हमारे लिए कर देते हैं, और वो भी धार्मिक रूप से करते हैं। लेकिन 36 गुण हमारे लिए क्या, 36 पैरामीटर्स हैं, है नहीं, क्या पैरामीटर ही, आप एक बताइए, मैं सारे शब्द कर दूंगा पैरामीटर्स, एक भी बताइए, चलिए रोहित जी आप बताइए। नहीं सर, वो तो पारंपरिक हो गया। क्या है बताओ, एक बता दो, गुण बोलते हैं, क्या बोलते हो सब, बस धर्म का चूड़ा क्या, देखने वाले को देखते हैं, हम बनाए देखें, ऑब्वियसली होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। हिंदू में तो माने गए कि 36 दोनों तरफ होने चाहिए, मैक्सिमम मतलब मिनिमम 36 होने चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, अलग बात, लेकिन ये परंपरागत हिंदू समाज है ना, और हम आज के आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं, ज्यादा बता रहा हूँ, चलिए, हो सकता है कि आपके हिसाब से ज्यादा हो, लेकिन मेरा जो रिसर्च अपना है वो हिसाब से ये, और मैं 99% श्योर, डायलॉग मेरा ये है, इसमें तो गलत नहीं हूँ ना मैं, क्या कहते समझदार हो, वो ये नहीं कहते कि मुझे समझे सबसे पहले, बहुत कभी बहुत रेयर होगा, हम भी सब करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत है इसमें, लेकिन प्रायोरिटी देखिए सबसे पहले, बॉयज की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि उसकी फैमिली को मेंटेन करे, वेरी फर्स्ट, अगर थोड़ा सा भी वो सोशल है तो, सोशल नहीं है तो फिर वो क्या देखेंगे, सुंदर गोरी भारत देखेंगे, उसमें क्या चाहेंगे साथ में क्या हो, कमाई में, इसमें कुछ भी गलत नहीं, इसको आप किसी भी अपने ऊपर किसी ऊपर मत डालो, ठीक है, कुछ आज भी ऐसे हमारे ऐसे कि बोला, जो मम्मी पापा कहते हैं कि वो ठीक ही है, क्योंकि हम इतने समझदार हैं, हम सबसे निभा लेंगे, हमारी तो सारी जरूरतें हम अपने हिसाब से बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम करते आए हैं, तो जब इतनी तैयारी के साथ अपने आप को ढाल सकते थे, तो फिर तो एक ही आदमी के साथ तो ढालना कौन सी बड़ी बात, कुछ ऐसे सोच के भी हम लोग, तो ये आदर्श है, एग्जैक्ट तो नहीं है ना, क्या कह रहा है वैभव, 36 तो सीता जी और राम के मिले, बाकी किसी आज तक नहीं मिले, 36 तो केवल कहा जाता है, शायद मैं गलत भी हूँ, कि राम और सीता के 36 36 मिले, आज तक दुनिया में किसी भी जोड़ी 36 मिले ही नहीं, संभव ही नहीं, लेकिन आदर्श तो होता ही है ना, आदर्श होता ही वो जो कभी प्राप्त ना हो, नहीं तो आदर्श किस बात का रहेगा, खैर वो चीज हटा देते हैं, आ रही बात समझ में, तो हो सकता है कि मैं और आप जैसे लोग हों जो इस पैटर्न को फॉलो ना करते हैं, लेकिन अगर रेगुलर आदमी की बात कर रहे हैं आप, तो यही सोच, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, आपके हमारे समाज में डेटिंग भी बहुत गलत मानी जाती है, और डेटिंग बहुत हेल्दी परंपरा है, बहुत हेल्दी, डेटिंग का पर्पस समझेंगे तो बेस्ट है ये चीज, लेकिन हमारे यहाँ वो इतनी नुसेंस वैल्यू हो गई है कि पूछिए मत, भाई जीवन जिससे आप साथी के साथ बिताना चाहते हैं, तो पसंद नापसंद उनका ज्ञान तो होना ही चाहिए, अच्छी बात है, और खासकर उन लोगों का जब दोनों बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, एकदम लेमैन हो, जैसे हमारी दादी और शायद दादी की दादी हुआ करती थी, कि इनका सोच का कोई स्तर ही विकसित नहीं होने दिया समाज में, उनको तो एक ही सिखाया गया कि भैया घर के काम संभाल लें, बच्चे संभाल लें, बस इतना सा काम सिखाया गया, तो उनका कोई सपना कोई ड्रीम इस तरह का नहीं होता, तो उनके साथ तो ठीक है, वहां जरूरत नहीं है, वहां तो एक गुण मतलब महिला में हो उसमें कि वो घर के घरेलू काम संभाले, इसलिए पहले क्या लड़कियों को क्या सिखाते थे, सिलाई कढ़ाई खाना, सोचो कितने कितने गुण देखे जा रहे हैं कि वो 3 गुण 4 गुण 5, अब उनको छोड़ देते हैं, अब भाई जीवन साथी जो अगर लड़की है तो वो बराबरी के व्यवहार चाहती है, तो जाहिर सी बात है बराबरी के व्यवहार जब चाहेगी तो फिर क्वालिटी भी तो निकल कर आएंगे उसमें से,
ठीक, ये सब मैं भी मानता हूँ कि हर किसी के लिए सेकेंडरी है, मेन चीज यही, इसमें बिल्कुल कोई रत्ती भर डाउट नहीं। लेकिन कितने लोग ऐसे करते हैं? अगर करते तो जो लोग लव मैरिज करते हैं क्यों टूट जाता है? 3 साल 4 साल को लिविंग में रह को लिविंग में रह रहे हैं, इन लिविंग में रह रहे हैं, यानी एक कंपेनियनशिप भी किसकी 10 साल कंपेनियनशिप चलती है। पहले शादी से पहले सब ठीक चलता है, तो शादी होती 3 साल बाद क्या है? तलाक। अब बताइए कहाँ पर फर्क आया वो? कोई ना कोई तो मिसमैच हुआ ही है इसमें से, चाहे इनकी गलती रहे चाहे इनकी गलती रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपकी जो जो मूल शर्त थी वो शर्त फेक थी। आपने सामने वाले का चयन इस कारण किया कि वो मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला देगा। ये प्यार शाहरुख खान वाली पीढ़ी का प्यार, जहां प्यार की तुलना कैसे की जा रही है? गिफ्ट, कपड़े, है ना, प्रपोज का तरीका। क्या हमारे फादर ने कभी हमारे मदर को प्रपोज किया होगा? मतलब ही नहीं बनता। लेकिन क्या वो कम प्यार करते थे? आज क्या है? तुमने मुझे कब से प्रपोज नहीं किया? मतलब बोलोगे तो माना जाएगा कि तुम प्रपोज कर रहे हो। जो त्याग त्याग बलिदान एक दूसरे के लिए दिखा रहे हैं, क्या वो प्रपोज नहीं है? लेकिन फिर भी उम्मीद क्या है? हर तीसरे दिन बोलते रहिए कुछ ना कुछ, आप केक लाते रहिए हर मौके पर। दोनों लाते हैं दूसरे के, यदि एक ही लेकर आता। बात समझ आई? आज हमें संबंधों को रिचार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ शो ऑफ करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। जो नहीं करता वो कंजूस है और हमारे लिए वो कमिटेड नहीं मानता। जब इन आधारों पर आप संबंधों का निर्माण करेंगे तो कब तक चलेंगे? गलती दोनों तरफ से ही, जाहिर सी बात। तो हमारा प्राथमिक चयन लव एट फर्स्ट साइट क्या पॉसिबल है? लोग कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट था, ये या है या थी, क्या पॉसिबल है? हम लव और इन्फेचुएशन में फर्क ही नहीं कर पाते कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक नया शब्द और आ गया, मेरी मैडम, मेरे सर, मेरे पहला क्रश थे। अब क्रश क्या होता है भाई? बताओ, सुनाए ना सब, क्या होता है क्रश? क्रश प्यार और इसमें कमिटमेंट में क्या डिफरेंस है? हम एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं, क्या मतलब है इस चीज का? आप बात समझ रहे हैं? और ये शब्द हमारी पुरानी पीढ़ी ने किसी ने प्रयोग नहीं किया। किए क्या? तो इसका तो प्रेम नहीं करते थे दूसरे से। समझ आ रही? तो ठीक है ना वो, ठीक है, अपवाद हर जगह होते हैं, यहाँ भी। लेकिन हम जब भी बात करेंगे तो मैक्सिमम की, समाजशास्त्र में हर जगह अपवाद है, और हम 100% कुछ भी नहीं कहते। जो भी कह रहे हैं वो केवल मैक्सिमम की बात। तो वही मैक्सिमम भी तो वही कह रहा है, समग्र की बात तो वो भी नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? समग्र में से कुछ आ जाते हैं। तो ये हमारे अधिकतम प्रतिमान है, और हमें पता है कि सब पूरे नहीं हो सकते। तो हम चाहते कि इतने तो कम से कम मिल जाए। तो भाई कम से कम चलो कुछ मत करना भाई, समझ तो वो भी यही कह रहा है, कुछ मत करो, कम से कम मेरे परिवार को मेंटेन करो। भाई कभी ये मत कहना कि अपने परिवार में से और मुझ में से एक को चुनो। मुश्किल ही मुश्किल है। तो दोनों की इतनी उम्मीद तो रहती है, इतना तो उम्मीद पूरी कर ही सकते थे या कर सकती हो, मतलब काइंड ऑफ ये। बाकी मैक्सिमम तो है ही। आगे बात समझो। तो ये दो उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हम हमेशा अच्छे का चयन आदर्श प्रतिमान बना कर, और जिन चीज के हमारे पास पहले आदर्श प्रतिमान होते हैं, आदर्श प्रारूप होते हैं, वो चयन सबसे अच्छा माना जाता है, हमें संतुष्टि देता है, और वो वास्तविकता के निकट होता है, वास्तविक नहीं होता। ये सब क्या वास्तविक है? वास्तविकता के निकट पहुंच सकते थे। तो जैसे मैंने कहा, आपने 36 लिए, 28 मिल गए, 26 में आज भी अपने बहुत होता है, 26 28 मिलना, क्योंकि विचार का फर्क है। और अच्छी बात है कि इसमें एक भी गुण विचार में लाने वाला नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली है वो, किसी का मंगल भारी है, मांगलिक है। तो मंगल का मतलब क्या हुआ? अगर उसकी परिभाषा की जाए तो क्रोधी स्वभाव हुआ। तो दो क्रोधी अगर मुश्किल हो जाएंगे आपस में, तो फिर वो पंडित जी कुछ और कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो। तो सैद्धांतिक तौर पर वहां भी विचार मिलान हो रहा है, होता ही। ग्रह भी किसको दिखाते हैं? आपके व्यवहार को तो दिखाते हैं। हर ग्रह का अपना एक व्यवहार। तो हमने अपने व्यवहार को किससे जोड़ दिया है? ग्रह से।
है ना। और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, करवा चौथ। प्यार को, प्रेम को किससे संबद्ध किया है, चंद्रमा से, है कि नहीं, करते इस बात को। ऐसे हमारे हर व्यवहार पर हमारे ग्रह का प्रभाव पड़ता है। ग्रह क्या है, रोशनी, ऊर्जा का सोर्स ही तो है बेसिकली सारे ग्रह। ग्रह और तारे क्या है, ऊर्जा के प्रतीक ही तो हैं। तो डेफिनेटली उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है। सबसे अच्छा उदाहरण सूर्य है। सूर्य की रोशनी हम तक आ रही है, क्या आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। बाकियों की करोड़ों सालों से चल रही है, आज तक हमारे पास नहीं पहुंची है। चंद्रमा की पास में तो पहुंचती है, तो हम प्रभावित होते हैं। इसलिए चांदनी रात हमें कैसी लगती है, अच्छी लगती है, क्योंकि शीतल, चंद्रमा क्या है, शीतलता का प्रतीक हो गया। तो ये तो इसलिए कहते हैं कि जो ज्योतिष है वो साइंटिफिक तो है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है कि जब समस्याएं शुरू हो जाती हैं, तो जो कर्मकांड किए जाते हैं वो थोड़े से साइंटिफिक नहीं होते। आप जो रत्न पहनते हैं वो भी क्या है, हर रत्न आपकी उंगली से टच क्यों कराया जाता है, बताओ। रत्न कहीं और क्यों नहीं पहन लेते, रत्न कान और इनके अलावा, तो भाव दिखाई, बिल्कुल, वो आपकी, वो पत्थर ही तो है। हर चीज में एनर्जी होगी, स्टोन में भी एनर्जी है। कुछ स्टोन जो स्पेसिफिकली बने उनमें अच्छी एनर्जी होती है, तो डेली आपकी बॉडी से टच करते हैं तो क्या होता है, उनकी एनर्जी आपकी बॉडी में जाती है, और जो काउंटर अटैक है वो उसको सेटल करता है। भाई एक अटैक ऊपर से हो रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है, और पत्थर क्या करेगा, वो उसको काउंटर करेगा या उसकी सप्लीमेंट करेगा, सप्लीमेंट्री करेगा, यही तो होता है। ये पूरे ज्योतिष का सच है। एनी आगे समझ आता है? ये आदर्श प्रारूप। तो इससे हम सामाजिक सत्य के बारे में, हम किसी के बारे में आदर्श प्रारूप बना सकते हैं। जैसे कि कल वेबर ने बनाया भी, अब वेबर पर लागू करते, वेबर ने क्या बनाया, उसने कहा, उसका सत्य क्या था जाना, कि धर्म किस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते था। तो धर्म के रूप में उसने क्या लिया, एथिक्स ले लिए, धर्म के जो स्पिरिट मूल तत्व होता है। अर्थव्यवस्था का मूल तत्व क्या लिया उसने, पूंजीवाद। दोनों के क्या बनाए, मॉडल। कल लिखा दोनों के मॉडल, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये बना दिया दिमाग में। अब कहाँ लेके चला उस टोपी को, हिंदुओं में मैच नहीं करता, मुसलमानों में मैच नहीं करता, बौद्ध में, कंफ्यूशियस में, यहूदी में कहीं मैच नहीं मिले। कुछ कुछ मिले लेकिन सारे नहीं मिले। कहाँ मिल गया सारे उसे, क्रिश्चियन में भी नहीं मिले सारे, केवल कहाँ मिले, प्रोटेस्टेंट। चौथा कल छूट गया था ना, बैप्टिस्ट कहते हैं, कल छोड़ा था ना, उसमें क्लिक नहीं किया था, आपको ध्यान। कैथोलिक, उनके विरोधी प्रोटेस्टेंट्स, और उनके बाद आए मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट, चार ब्रांचेस। जैसे हिंदुओं में शिव, वैष्णव और शाक्त हैं, मुसलमानों में ईसाई और मुसलमानों में शिया और सुन्नी है। ऐसे ही ईसाइयों में भी चार विंग्स हैं, चार संप्रदाय हैं, आपने लिखे हैं। एक उस समय क्लिक नहीं किया था, तो मैंने कहा मैं याद आएगा तो बताऊँ, संयोग से याद भी आ गया। आगे बात सुनिए, उसमें भी उसे कहीं नहीं मिले, वहां भी ये सारे पैरामीटर ले गया, चारों में चेक करके आया, मैक्सिमम कहाँ मिल गया उसे, प्रोटेस्टेंट से मिल गए। तो उसने कहा, इसलिए मान के पहले चल रहा है, आदर्श पहले बना लेते हैं, अगर मैच कर जाएंगे तो सत्य बन जाएगा। उसे मैच कहाँ मिला, जाहिर से सारे मैच तो मिल नहीं सकते थे, बेसिक मैच मिल सकते थे, मिला दिया और कह दिया कि पूंजीवाद के जन्म के लिए कैल्विनिज्म या प्रोटेस्टेंट जिम्मेदार हैं, उनके ऐसा हुआ, सिद्ध किया उसने। उसने हर बात का आदर्श प्रारूप बनाए, किसके बनाए, फिर उसने सत्ता के प्रारूप बनाए, तीन बनाए। और उसे कौन सा चाहिए था, एक मेन, कौन सी, वैधानिक तार्किक सत्ता, वहां मैच करा दिया। ऐसे उसने सत्ता का सोर्स क्या माना, क्रिया, क्रिया के चार प्रकार बता दिए। उसने अपनी हर चीज को आदर्श प्रारूप लगाकर क्या किया है, सत्य प्राप्त किया। ये तर्क बताता है, एक कार्य कारण संबंध उसने सिद्ध कर दिया कि मैं बोल नहीं रहा हूं, करके भी दिखाऊं। तो आगे आने वाले समाज शास्त्रियों से भी क्या उम्मीद करता है वो, कि पहले वर्षियान लगाओ, समझ लो चीजों को, पहले प्रतिमान बना लो, क्या लगा के समझ लो पहले चीजों, बन गए प्रतिमान। अब बोला चलो फील्ड में अब चेक करते जाएंगे, जहां मैच कर जाएगा उसे हम जिम्मेदार मान लेंगे, सत्य मान लेंगे। यानी यहाँ पर सत्य पहले एज्यूम कर लिया गया,
ये पूंजीवाद है, ये कारण। एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम किया जाता है। पहले एज्यूम किया ना, तभी तो प्रूव करने गया बाद में, कि पहले प्रूव किया उसके बाद एज्यूम किया। पहले एज्यूम किया बाद में प्रूव किया। इंडक्टिव मेथड, इंड्यूस किया उस चीज को। ऐसी मेथड को ही इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। अलग अलग ये डिडक्टिव होगी डी, ये डिडक्टिव होनी चाहिए ना। स्पेसिफिक घटना से फिर वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है ना। तो ये सामान्य से विशेष का हुआ, तो विशेष से सामान्य हुआ ना। ये नियम बनाया ना उसने, ये नियम बन गया कैसा होता है। अब वो प्रूव कर, आगमन तो इंडक्टिव ना, आगमन में क्या होता है, विशेष से सामान्य। हाँ, फिर इंडक्टिव। ठीक, ये लोग जिनको नहीं समझ आया वो नोट कर लें, ये कैसी मेथड है, पूछी जाती है आपसे। आगमनात्मक, विशेष से सामान्य की ओर से। विशेष में मान लिया कि धर्म पूंजीवाद को जन्म देता है, और फिर उसे विभिन्न उदाहरणों से सिद्ध भी किया उसे। क्लियर है। अब इतना समझिए, बहुत आसान लग रहा होगा, सब कुछ क्लियर। लेकिन अब प्रश्न एग्जामिनर आपको फंसाएगा इन्हीं चीजों को थोड़ा सा विशेष ढंग से पूछकर। जैसे विशेषताएं लिखिए, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या है, यह अवधारणात्मक समझ है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इससे, यानी ये कंसेप्ट का निर्माण करता है। दूसरा, ये मानसिक उपज है या मानसिक प्रक्रिया है। पैरामीटर कहां रख रहे हैं आप, माइंड। मानसिक प्रक्रिया, यह सत्य के निकट है लेकिन सत्य नहीं। मतलब 80-90%, 70% हो सकता है लेकिन 100 नहीं होता। एक चीज आप जानते हैं, वो सामान्य से दिखेंगे, यह सत्य जानने का तरीका है, यानी व्यवहार का पद्धति शास्त्र। इसमें कुछ चीजें जानबूझकर ली जाती हैं और कुछ चीजें जानबूझकर छोड़ी जाती हैं। 10,000 में से 50 उठाए आपने तो जानबूझकर लिए, बाकी 9,950 छोड़ दिए, जानबूझकर छोड़। अब छोड़ने का आधार क्या है वो व्यवहार में नहीं बताया। रैंडमाइजेशन, जो ठीक मिला वो उठा लिया, जो आपको ठीक लग रहा है उठा लीजिए, यानी यादृच्छिक तरीका प्रयोग किया उसने, रैंडमाइजेशन किया उसने। ठीक है। तो वेबर ने कुल कितने प्रकार के आदर्श प्रारूप बनाए, बताओ। 3 प्रकार। ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब इन धर्मों में अध्ययन करके क्या पता लगा दिया कि कब कौन सा पूंजीवाद के लिए जिम्मेदार था। तो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित क्या कर दिया उसने, आदर्श प्रारूप बना दिया। जिसका उदाहरण क्या है, पूंजीवाद और धर्म का संबंध, अर्थात अर्थव्यवस्था और धर्म का संबंध। फिर बनाए ठीक है, इसको हमने कहाँ नोट किया है, ऐतिहासिक को प्रोटेस्टेंट वाले से नोट किया। ठीक है, कि प्रोटेस्टेंट धर्म में
यानी इसको आपको लिखना क्या था, आप समझ लो बात। इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे आपको इस पूरी थ्योरी के। किस वाली के? जो आर्थिक वाली है। जब वो ये कह रहा है कि धर्म से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो ये दूसरा आदर्श प्रारूप है। और जब वो इतिहास में जाकर सिद्ध करता है कि सभी 6 धर्मों का अध्ययन करके उसमें से प्रोटेस्टेंट मिले उसे, ये ऐतिहासिक हुआ। तो टोटल बनेंगे 3, अभी 2 हो गया। पहला प्रारूप ऐतिहासिक घटनाओं संबंधी, जिसमें सिद्ध किया कि प्रोटेस्टेंटिज्म में, कैल्विनिज्म में ऐसे कुछ तत्व थे, एथिक्स थे, जिसने पूंजीवाद को जन्म दिया। ये ऐतिहासिक घटनाओं के प्रारूप है। दूसरे हैं आर्थिक घटनाओं संबंधित प्रारूप, जिसमें उसने सिद्ध किया कि धर्म अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, कि धर्म अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। और तीसरा है अमूर्त घटनाओं से संबंधित प्रारूप। अमूर्त घटनाएं यानी ना तो ऐसे इतिहास में दिखाई दे रही है, विचार दिखाई नहीं देता है, तो वो है नौकरशाही, सत्ता और शक्ति के प्रारूप बनाए। सत्ता और शक्ति के प्रारूप बनाए 3, है ना, और उसमें से एक को चयन कर दिया आपसे, तो वो हो गई ब्यूरोक्रेसी। तो इति सिद्धम व्यापारम आदर्श प्रारूप। ठीक है।